दिसंबर 1971 बे ऑफ बंगाल के पानी के नीचे पाकिस्तान की सबसे खतरनाक सबमरीन पीएनएस गाजी घात लगाए बैठी थी। वो एक शिकारी की तरह अपने सबसे बड़े शिकार का इंतजार कर रही थी। भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान का प्लान था। जैसे ही आईएनएस विक्रांत अपने बेस से बाहर समंदर में निकलेगा, गाजी उसे अपने टॉर्पीडो से उड़ा देगी। लेकिन इंडियन नेवी को कुछ और ही मंजूर था। पानी के अंदर पीएनएस गाजी को छुपे हुए काफी लंबा समय बीत चुका था। सबमरीन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। अंदर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों का दम घुट रहा था। इसलिए मजबूरी में गाजी के कैप्टन ने एक फैसला किया। उन्होंने फ्रेश एयर के लिए सबमरीन को पानी के ऊपर ले जाने का ऑर्डर दिया। सबमरीन धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, लेकिन ऊपर पहुंचकर जैसे ही कैप्टन ने सबमरीन के टेलीस्कोप से बाहर देखा, उनके होश उड़ गए। भारत का डिस्ट्रॉयर शिप आईएनएस राजपुत पूरी स्पीड से सीधा उनकी ही तरफ चला आ रहा था। इसे देखकर कैप्टन बुरी तरह घबरा गया। उसने चीखते हुए तुरंत सबमरीन को वापस पानी के नीचे ले जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के पीएनएस गाजी को अपने बिछाए जाल में फंसाया, कैसे गाजी खुद ब खुद भारत के चंगुल में आ गई, और कैसे इंडियन नेवी ने आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एक ऐसा शानदार मास्टर प्लान बनाया जिसने पाकिस्तान की इस खतरनाक सबमरीन को हमेशा के लिए समंदर में दफन कर दिया। साल 1947 पाकिस्तान बनने के बाद बंगाल का पूर्वी हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान कहलाया, लेकिन इक्वल पॉपुलेशन होने के बावजूद सत्ता और पावर हमेशा वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों की मुट्ठी में रहे। वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। उनके कल्चर को दबाया गया, उनकी बांग्ला भाषा को कुचलने की कोशिश की गई, जिसने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के दिलों में बगावत के बीज बो दिए थे। साल 1970 आते आते ये बगावत एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने जुल्फिकार अली भुट्टो को करारी शिकस्त दी। मुजीबुर रहमान के पास बहुमत था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को एक बांग्ला भाषी नेता को अपना प्राइम मिनिस्टर मानना किसी भी कीमत पर गवारा नहीं था। उन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटते हुए मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, ईस्ट पाकिस्तान की सड़कों पर सैलाब आ गया। लोग अपने हकों के लिए सड़कों पर उतर आए, और इसके जवाब में 26 मार्च 1971 को पाकिस्तानी मिलिट्री ने वो दरिंदगी शुरू की जिसे दुनिया ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से जानती है। पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में मासूमों का कत्लेआम शुरू कर दिया। महिलाओं की इज्जत लूटी गई, बच्चों को संगीनों पर टांग दिया गया। मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान की एक अंधेरी जेल में डाल दिया गया। इस खौफ और मौत के तांडव से बचने के लिए लाखों लोग अपना घर छोड़कर भारत की सरहदों की तरफ भागने लगे। कुछ ही महीनों में भारत में रिफ्यूजीज का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया। भारत चुप नहीं बैठ सकता था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोल्ड वॉर के उस दौर में अमेरिका पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा था। इंदिरा गांधी जल्द से जल्द पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन लेना चाहती थी। अप्रैल 1971 में उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ को अपने ऑफिस में बुलाया। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा, सैम, मैं चाहती हूं कि हम अभी ईस्ट पाकिस्तान में कदम रखें। सैम मानेकशॉ ने कहा, प्राइम मिनिस्टर, अगर हम अभी युद्ध में उतरे तो हार निश्चित है। मानेकशॉ ने एक नक्शा खोला और उंगली रखते हुए समझाया, मैडम, मानसून सिर पर है, ईस्ट पाकिस्तान की नदियां उफान पर होंगी, पूरा इलाका कीचड़ और बाढ़ में तब्दील हो जाएगा। हमारे टैंक्स और तोपें उस दलदल में फंस जाएंगी। मेरी फौज लड़ने से ज्यादा बाढ़ से जूझ रही होगी। मुझे सर्दियों तक का वक्त दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, जीत हमारी होगी। इंदिरा गांधी ने एक जीनियस मिलिट्री कमांडर की बात मान ली। भारत ने डायरेक्ट अटैक तो नहीं किया, लेकिन बैकग्राउंड में तैयारियां ऐसी शुरू हुई कि पाकिस्तान की रूह कांप जाए। भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के रिबेल्स यानी मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। भारतीय फौज उन्हें वेपन्स, टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रही थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी इसकी भनक लग चुकी थी। पाकिस्तान समझ गया था कि भारत उसे एक वॉर में घसीटने वाला है, और इसी वॉर के खौफ ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रखी थी, खासकर भारत के आईएनएस विक्रांत के कारण। आईएनएस विक्रांत समंदर में एक चलता फिरता शहर था, एक फ्लोटिंग एयरबेस। इस पर तैनात हॉकर, सीहॉक और सी किंग हेलीकॉप्टर्स किसी भी वक्त पाकिस्तान के पोर्ट्स पर मौत की बारिश कर सकते थे। इसके एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट दुश्मन को समंदर के पाताल से ढूंढ निकालने की ताकत रखते थे। पाकिस्तान जानता था कि अगर विक्रांत बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया तो पाकिस्तान की नेवी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने के लिए एक बेहद शानदार माइंड गेम खेला। भारत ने पहले ही अपने एयर स्पेस को पाकिस्तानी जहाजों के लिए ब्लॉक कर दिया था।
अब वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए पाकिस्तानी प्लेन्स को श्रीलंका का लंबा चक्कर काटना पड़ रहा था। इसके बाद इंडियन नेवी ने ईस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान का ध्यान भटकाने के लिए वेस्टर्न फ्रंट पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी। पाकिस्तानी नेवी चीफ वाइस एडमिरल मुजफ्फर हसन इस जाल में फंस गए। उन्हें लगा भारत कराची पर हमला करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी नेवल पावर को वेस्ट की तरफ लगा दिया। ईस्टर्न फ्रंट यानी बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान के पास गिने चुने जहाज रह गए। यहीं पर इंडियन नेवी ने अपना अगला मोहरा चला और बे ऑफ बंगाल में एक फुल नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। ईस्ट पाकिस्तान पूरी तरह से कट चुका था। वहां फंसी पाकिस्तानी सेना को ना हथियार मिल रहे थे, ना राशन। इधर INS विक्रांत, जो कुछ समय से टेक्निकल इश्यूज से जूझ रहा था, अब पूरी तरह रिपेयर हो चुका था। वो ईस्टर्न नेवल कमांड में अपनी फ्लीट के साथ तैनात था। 8 नवंबर 1971 को पाकिस्तानी नेवी के रियर एडमिरल अब्दुल वाहिद ने PNS गाजी के कैप्टन जफर मोहम्मद खान को एक सीक्रेट ब्रीफिंग के लिए बुलाया। वाहिद ने कहा, कैप्टन जफर, तुम्हारे मिशन का नाम INS विक्रांत है। इसे ढूंढो और इसे तबाह कर दो। जो भी हो जाए, विक्रांत जिंदा नहीं बचना चाहिए। गाजी के सभी नौसैनिकों की छुट्टियां तुरंत कैंसिल कर दी गई। सबमरीन में टॉर्पीडो और माइंस लोड किए गए। पाकिस्तान का सबसे खूंखार शिकारी अब बे ऑफ बंगाल की तरफ निकल चुका था। लेकिन समंदर के नीचे चल रही इस हलचल को इंडियन नेवी बहुत पहले ही भांप चुकी थी। चटगांव में पाकिस्तानी नेवल अथॉरिटीज के बीच इंटरसेप्ट किए गए एक छोटे से मैसेज ने भारत को अलर्ट कर दिया था। उस मैसेज में एक स्पेशल ग्रेड लुब्रिकेशन ऑयल की डिमांड की गई थी। एक नेवल ऑफिसर ने अपने सीनियर से कहा, सर, ये ऑयल सिर्फ माइन स्वीपर्स या सबमरीन्स में यूज होता है और पाकिस्तान की कोई भी नॉर्मल सबमरीन बे ऑफ बंगाल तक आने की रेंज नहीं रखती। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, PNS गाजी हमारी तरफ बढ़ रही है। ईस्टर्न नेवल कमांड के वाइस एडमिरल नीलकंठ कृष्णन एक जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने तय किया कि गाजी को हम नहीं ढूंढेंगे, बल्कि गाजी खुद हमारी बिछाई हुई मौत के जाल में चलकर आएगी। हम विक्रांत को समंदर से गायब कर देंगे। एडमिरल कृष्णन ने अपने कमांडर से कहा, गायब? लेकिन कैसे सर? विक्रांत को अंडमान की सीक्रेट लोकेशंस पर भेज दो। उसकी जगह विशाखापट्टनम पोर्ट पर हम अपना INS राजपूत खड़ा करेंगे। राजपूत विक्रांत के कॉल साइन और रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगा। हम पाकिस्तान को यकीन दिलाएंगे कि राजपूत ही विक्रांत है। INS राजपूत एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, जिसके कमांडर इंद्र सिंह थे। एडमिरल कृष्णन ने इंद्र सिंह को अपने पास बुलाया। इंद्र, मैं तुम्हें शेर के मुंह में एक चारे की तरह डाल रहा हूं। गाजी विशाखापट्टनम आएगी और तुम्हें उसे खत्म करना है। कमांडर इंद्र सिंह ने जवाब दिया, सर, मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि INS राजपूत अपना काम करके ही लौटेगा। इसके बाद भारत ने जानबूझकर कुछ ऐसे फेक टेलीग्राम भिजवाए जो पाकिस्तानी जासूसों के हाथ लग सके। विशाखापट्टनम पोर्ट पर अचानक से हजारों किलो राशन, मीट और सब्जियों के ऑर्डर दिए गए। ये सब केवल एक दिखावा था, ताकि पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स कराची ये मैसेज भेज सके कि INS विक्रांत इस वक्त विशाखापट्टनम हार्बर में खड़ा है। 23 नवंबर को कैप्टन जफर के पास पाकिस्तान से मैसेज फ्लैश हुआ, टारगेट इज एट विशाखापट्टनम, प्रोसीड फॉर द किल। कैप्टन जफर एक मुस्कान के साथ गाजी को विशाखापट्टनम की तरफ मोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वो इतिहास रचने जा रहे हैं, जबकि असलियत में वो मौत के कुएं में छलांग लगा रहे थे। 1 दिसंबर की सर्द रात के 11:40 PNS गाजी बेहद खामोशी से विशाखापट्टनम पोर्ट के नेविगेशनल चैनल के पास पहुंच चुकी थी। समंदर की गहराइयों में छुपी ये सबमरीन भारत के लिए एक बड़ा खतरा थी। कैप्टन जफर ने फैसला किया कि वो पोर्ट के मुहाने पर घात लगाकर बैठेंगे और विक्रांत के बाहर आने का इंतजार करेंगे। लेकिन सबमरीन के अंदर के हालात अब बद से बदतर होने लगे थे। लगातार कई दिनों तक अंडर वाटर रहने की वजह से PNS गाजी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा था और हाइड्रोजन गैस का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। गाजी के मेडिकल ऑफिसर ने कैप्टन जफर को चेतावनी दी, कैप्टन, अगर हम कुछ देर के लिए सतह पर नहीं गए तो क्रू दम तोड़ देगा। कुछ सैनिक खून की उल्टियां कर रहे हैं। जफर दुविधा में फंस गए थे। दूसरी तरफ समंदर के ऊपर INS राजपूत मौत का फरिश्ता बनकर गश्त लगा रहा था। कमांडर इंद्र सिंह ने अपने जहाज की सभी लाइट्स और नेविगेशनल एड्स बंद कर दिए थे। वो बिल्कुल साइलेंट मोड में एक शिकारी की तरह उस इलाके में मंडरा रहे थे। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन गाजी का कोई सुराग नहीं था। 3 दिसंबर 1971 शाम के करीब 5:40 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बौखलाहट में भारत के एयरफील्ड्स अंबाला, जोधपुर, पठानकोट और श्रीनगर पर अंधाधुंध एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। ऑपरेशन चंगेज खान नाम के इस हमले के साथ ही 3rd इंडो-पाक वॉर का ऑफिशियल आगाज हो गया। उसी रात प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को एड्रेस किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने हमारे शहरों पर हमला किया है। अब हम पर युद्ध थोप दिया गया है। देश एकजुट रहे,
इधर विशाखापट्टनम के समंदर में हलचल तेज हो गई। आईएनएस राजपूत को भी तुरंत वहां से निकलकर मेन फ्लीट को ज्वाइन करने के ऑर्डर्स मिल गए। इंद्र सिंह अपनी ड्यूटी पूरी कर राजपूत को पोर्ट से बाहर निकाल रहे थे। तभी समंदर के नीचे गाजी में सांस लेना असंभव हो चुका था। मजबूरी में कैप्टन जफर ने ऑर्डर दिया, ब्रिंग द सबमरीन टू पेरिस्कोप डेप्थ, हमें फ्रेश एयर चाहिए। पीएनएस गाजी धीरे धीरे समंदर की सतह की तरफ बढ़ने लगी और यही कैप्टन जफर की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। जैसे ही गाजी ऊपर की तरफ आई, आईएनएस राजपूत के पावरफुल सोनार ने एक झटके में उसे डिटेक्ट कर लिया। सोनार स्क्रीन पर ब्लिप उभरते ही राजपूत के कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगे। इसके बाद आईएनएस राजपूत पूरी ताकत के साथ उस लोकेशन की तरफ दौड़ा। पेरिस्कोप से झांकते हुए जफर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय इंडियन डेस्ट्रॉयर बिजली की रफ्तार से ठीक उनकी तरफ आ रहा है। जफर ने चीखते हुए डाइव करने का ऑर्डर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आईएनएस राजपूत ठीक गाजी के ऊपर पहुंच चुका था। फायर डेप्थ चार्जेस, इंद्र सिंह ने ऑर्डर दिया। राजपूत से 2 भारी भरकम डेप्थ चार्जेस समंदर में गिराए गए। सेकंड्स के अंदर ही समंदर की गहराई में एक ऐसा खौफनाक ब्लास्ट हुआ जिसने पूरे विशाखापट्टनम को हिलाकर रख दिया। धमाका इतना ताकतवर था कि समंदर का पानी कई 100 फीट ऊपर तक उछल गया। डेप्थ चार्जेस के हमले ने गाजी के अंदर मौजूद टॉर्पीडो और माइज में चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था। गाजी का अगला हिस्सा पूरी तरह उड़ गया। समंदर का पानी तेज प्रेशर से सबमरीन के अंदर घुसा और चंद पलों में ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुरूर उसके 93 सैनिकों के साथ हमेशा हमेशा के लिए बे ऑफ बंगाल में दफन हो गया। 4 दिसंबर की सुबह विशाखापट्टनम के मछुआरों ने समंदर की सतह पर पीएनएस गाजी का मलबा, तेल के धब्बे और पाकिस्तानी सैनिकों की लाइफ जैकेट्स को देखा। इंडियन नेवी की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जब मलबे की जांच की तो उन्हें गाजी की टूटी हुई घड़ी मिली, जिसकी सुइयां 4 दिसंबर की रात 12:15 पर हमेशा के लिए रुक चुकी थी। गाजी के डूबने की खबर जैसे ही रावलपिंडी पहुंची, पाकिस्तानी जनरल्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। बदनामी से बचने के लिए पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक झूठी कहानी घड़ी कि गाजी अपनी ही बिछाई हुई माइंस से टकराकर एक्सीडेंटली डूब गई, लेकिन सच पूरी दुनिया जानती थी। अब आईएनएस विक्रांत को रोकने वाला कोई नहीं था। 4 दिसंबर को ही विक्रांत ने अपनी असली ताकत का मुजाहिरा किया। उसके डेक से उड़े लड़ाकू विमानों ने चटगांव और कॉक्स बाजार के पाकिस्तानी ठिकानों पर आग की बारिश कर दी। वेस्टर्न फ्रंट पर भी भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च कर दिया। इंडियन मिसाइल बोट्स ने कराची पोर्ट के अंदर घुसकर पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर और उनके फ्यूल रिजर्व्स को राख में मिला दिया। पूरा कराची पोर्ट 7 दिनों तक जलता रहा। महज 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज के जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेक दिए। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था और इसी के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नए आजाद मुल्क का जन्म हुआ, बांग्लादेश। आईएनएस विक्रांत का शिकार करने निकली पीएनएस गाजी आज भी विशाखापट्टनम के पास समंदर की गहराइयों में एक खामोश कब्र बनकर सो रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।